हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही होगा कि हमारा चैप्टर चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन सा चल रहा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। अभी उसी संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ लिया था हम, थोड़ा सा उसका जो हमारी पिछली क्लास हुई उसका हम थोड़ा सा वापस रिवाइज करेंगे और आप भी रिकॉल करना कि आपको क्या क्या याद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पिछली क्लास में हमने देखे थे बालू का स्तूप। तो आप भी देखो, सामने मैं आकृति बनाता हूँ और पहचानो, देखो और पहचानो बालू का स्तूप के बारे में। कौन कौन से बालू का स्तूप है? देखो, बालू का स्तूप के बारे में देखेंगे हम। देखा था पिछली क्लास में। आप पहचानो कौन कौन से मैं बना रहा हूँ बालू के स्तूप, कौन कौन से हैं, देखो और पहचानो। ये कौन सा बालू का स्तूप है? ये कौन सा है? माइंड में आना चाहिए। नाम बताओ इसका। विंस ऐसे चल रही है और इसकी ऐसे यहाँ पे जमा हो रही है क्या? मर्दा, मिट्टी। या इसका दूसरा एक है ऐसे भी। नाम बताओ आप। ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जो पवन के समानांतर, ये पवन है, समानांतर मिट्टी का जमा होता है और एक इस तरह आकृति बनती है, इसका क्या नाम है? यहाँ पे हम लिखेंगे नाम। देखो और पहचानो। जो एरो के निशान है वो है पौने है। इतनी सी देखी, थोड़ी सी और देख लेंगे बाद में। देखो, ये कौन सा बालू का स्तूप है? आकृति बढ़ती है अर्धचंद्राकार, तो इसमें टर्म्स आई अर्धचंद्राकार। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अभी मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। आप भी देखो कि आपको कितने चीज़ें याद है। देखो, पवन जा रही है और अर्धचंद्राकार आकृति बना रही है, तो और किसके, और ये जो उसकी भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं, ये किसके? पवन के समानांतर है, तो अर्धचंद्राकार। इसका क्या नाम है? इस बालू का स्तूप का क्या नाम है? बरखान। फिर आता है अपने जो समकोण में मिट्टी का जमाव करता है और इस तरह आकृति बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण टर्म साइज। तो समकोण से ये अपना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। फिर आती है पवने, जो पवन चलती है उसके समानांतर मिट्टी का जमा होता है और उस इस तरह आकृति को हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। इसमें कौन सा शब्द पकड़ेंगे हम? समानांतर, पैरेलल। और ये स्टार शेप, ये तो हमें पता ही है कि तारे नुमा बालू का स्तूप। फिर आता है ये जो
पवन की दिशा की जो अर्धचंद्राकार आकृति है वो पवन की दिशा जो ये भुजाएं हैं ये पवन के ऑपोजिट है, पवन की दिशाओं के ऑपोजिट है, तो ये हो गया पैराबोलिक बालू का स्तूप, जिसे हमने क्या कहा महिलाओं के हेयरपिन के समान है। किसके समान? महिलाओं के हेयरपिन के समान है, पैराबोलिक बालू का स्तूप। फिर आता है ये जब मतलब क्या बरखान बन रहा होगा, और जब बरखान बन रहा होगा तभी क्या हो जाती है, पवन की दिशा चेंज हो जाती है और एक बरखान की भुजा लंबी हो जाती है, एक छोटी हो जाती है, तो एक सीप आकृति का बालू का स्तूप बनता है, सीप बालू का स्तूप सींग आकार का। फिर हमने देखा था कि झाड़ियों के आसपास बढ़ने वाले बालू के स्तूप, छोटे छोटे झाड़ियों के पास आसपास बढ़ने वाले बालू के स्तूप, स्क्रब सरब या कापीस। और ये तो झाड़ियों के आसपास बढ़ने वाला है, और जो झाड़ियों के पीछे बनने वाला है इसमें उसे बोलते हैं नेब का। झाड़ियों के पीछे और आसपास दोनों है तो सेम ही, तो इसे बोलते हैं नेब का बालू का स्तूप। और एक पीछे रह गया, वो जो बालू का स्तूप है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कनेक्ट रहते हैं, उसे बोले नेटवर्क बालू का स्तूप। ये हमने देखे थे पिछली क्लास में। मुझे भी लग रहा है कि ये आपको चीज़ें याद होगी, नहीं है तो आप ऐसे चित्र बनाओ और याद करने की कोशिश करो, एक एक शब्द को पकड़ के हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा ये कौन सा, सूक्ष्म मरुस्थल का टॉपिक था। अब आते हैं हम आज पढ़ने वाले हैं, अभी हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है आज की क्लास का। अभी हमारा होगा अर्धशुष्क सेमी एरिड डेजर्ट पढ़ने वाला है। इसका हमने एरिया देखा था कितना है, 75,000। पिछले वाले वीडियो में भी हमने देखा कितना है, 75,000, 75,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसकी डेफिनेशन आती है, क्या डेफिनेशन आती है देखो, इसकी अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे हम इसके बारे में कितने कितने प्रदेश में बांट के हम पढ़ने वाला है। ये आ गया अपना शुष्क मरुस्थल जो हमने पढ़ लिया था। शुष्क मरुस्थल को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ गया था, बालू का स्तूप युक्त एंड बालू का स्तूप मुक्त। ये मैंने लाइन खींची, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और ये मैंने बनाई है ये अरावली के ऊपर है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये अरावली पे कौन सी है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और मरुस्थल शुष्क मरुस्थल के इधर है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो ये वाला बीच वाला क्षेत्र है जो अरावली और जो 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के बीच वाला क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं सेमी एरिड डेजर्ट। क्या बोलते हैं, सेमी एरिड डेजर्ट बोलते हैं। ये हो गया अर्धशुष्क। इसकी एक और टर्म्स आती है, क्या आती है, इसकी एक और टर्म्स आती है, क्या आती है देखो, शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच वाला भौतिक प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, सेमी एरिड डेजर्ट कहा जाता है, सेमी एरिड डेजर्ट कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में देखते हैं कितने पार्ट, ये अपनी होगी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन उसे की, अर्धशुष्क मरुस्थल सेमी एरिड डेजर्ट की हो गई। अभी हम पढ़ेंगे अर्धशुष्क के मरुस्थल के बारे में, आपको ध्यान से देखना है।
ये हो गया अपना राजस्थान। ये मैंने एक बना देता हूँ, ये हो गई 25, सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो गई। और ये हो गई अपनी अरावली, जो किस पे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अभी हम इसके बारे में देखने वाले हैं। देखो, इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। किसको? अर्थ मस्तूल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो, अभी के अभी आपको याद करना है। ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पता है हमें कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। लूनी नदी बहती है, तो ये हो गया लूनी बेसिन। ये कौन सा गया? लूनी बेसिन हो गया। फिर आता है अपना, लूनी के ऊपर होता है सेकंड नंबर नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, ये हो गया 2। फिर अपना इसका तीसरा पार्ट आता है हमारा, इसका तीसरा पार्ट आता है शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। फिर फोर्थ चैप्टर इसका भाग है, वो है घग्गर बेसिन। क्या है? घग्गर बेसिन। ये आ गया घग्गर बेसिन। लूनी बेसिन समझ में आ गई, यहाँ पे लूनी नदी बहती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? लूनी बेसिन कहा जाता है। फिर नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र और शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर पे हमें 2 तो देखो, घग्गर बेसिन, घग्गर और लूनी तो 2 तो नदियों के आधार पर इसके जो अर्थमस्तल है उसके भाग 2 तो ये हमें याद हो गई। फिर शेखावटी क्षेत्र में है, इसलिए फिर ये अंतःप्रवाह क्षेत्र क्या है ये देखेंगे, और नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र क्या है ये देखेंगे। पहले हम देखते हैं लूनी बेसिन के आधार पर, 2 तो देख लो क्षेत्र के आधार पर है, 2 ये है नदियों के आधार पर है। पहले हम देखते हैं, फिर उच्च भूमि और अंतःप्रवाह के बारे में बताएंगे क्या क्या है। देखो, लूनी बेसिन का सबसे पहले देखेंगे हम क्या विस्तार कहाँ का है, एक्सटेंशन देखेंगे। पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। यह है लूनी नदी का लूनी बेसिन है ना, उसका विस्तार है। 5 डिस्ट्रिक्ट में विस्तार है किसका? लूनी बेसिन का। देखो, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर एंड सिरोही, ये हो गया इसका लूनी बेसिन का विस्तार हो गया। फिर हम देखेंगे इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लवणीय पाद्य पाए जाते हैं। लवणीय पादप पर्टिकुलरली एक जगह पे पाए जाते हैं, बालोतरा, बाड़मेर। देखो क्यों पाए जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से नीचे क्या आ जाता है, राजस्थान के नीचे फिर आ जाता है अपना गुजरात वाला ये वाला पार्ट भी पूरा क्या है, थार मरुस्थल डेजर्ट का भी पार्ट है। और यहाँ पे पूरी क्या पाई जाती है? कच्छ के रण पाए जाते हैं। उसके आधार पर यहाँ पे लवणीय ज़्यादा पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है? माइकासिस चट्टान
की अधिकता कारण और 33 सागर का मरुस्थल अवशेष है, और इसी के कारण यहाँ पे माइकासीस चट्टान पाई जाती है, इसी कारण लवणीयता ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे लवणीय पादप पाए जाते हैं। हेलोपाइट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में लवणीय पादप को। एक और इसकी विशेषता आती है, यहाँ पे हमने क्या पाया था, नीचे अपने राजस्थान के नीचे कच्छ के रण पाए जाते हैं, वो उसी से मिलता जुलता है, और कच्छ भी राजस्थान का ही मतलब डेजर्ट का ही पार्ट है, यहाँ पे पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है नेहड़ रन, रन पाए जाते हैं। रन किसे बोलते हैं अभी बताता हूँ। नेहड़ रन जालोर, ये होगी इसकी 2 विशेषता हो गई। देखो रन वो होता है जो जहाँ पे लवणीयता पाई जाती है, अनुपजाऊ भूमि होती है और दलदली भूमि होती है, उसे रन या टाट कहा जाता है। रन या टाट की डेफिनेशन याद होगी और मैं एक बार वापस बता, देखो वह भूमि जहाँ पे लवणीयता पाई जाती है, दलदली भूमि हो, कच्छ में हम देखते हैं कैसी दलदली भूमि है, लवणीय अनुपजाऊ भूमि है, उसे हम बोलते हैं रन या टाट कहा जाता है। अपने राजस्थान में मुख्यतः ये जैसलमेर में पाई जाती है, और ये यहाँ पे एक नेहड़ रन भी पाया जाता है। कहाँ पे? जालोर। नेहड़ रन कहाँ पे पाया जाता है? जालोर में। ऐसा पूछ ले, नेहड़ रन निम्न में से कौन से जिले में पाया जाता है? तो जालोर में। और सबसे ज़्यादा रन कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः जैसलमेर में। यह हो गया अपना लूनी बेसिन हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं हम नागौरी उच्च भूमि में। देखो नागौरी उच्च भूमि क्यों है, हमें पता है कि थार डेजर्ट है वो किसका? 33 सागर का भाग है, पार्ट है, उसी पे 33 सागर पे इसका निर्माण हुआ, किसका? थार डेजर्ट का। तो फिर उसके नीचे क्या पाई जाती है? माइकासीस चट्टान पाई जाती है। माइकासीस चट्टान बाकी सभी जगह है ना, राजस्थान में, मरुस्थल में, सभी जगह ऐसे उस मान लो ये माइकासीस चट्टान पाई जाती है। बाकी सभी जगह है ना अवसाद की, माइकासीस चट्टान के ऊपर अवसाद की मात्रा सबसे ज़्यादा है, और नागौर में माइकासीस चट्टान के ऊपर अवसाद कम है। क्या है? उसके ऊपर अवसाद जमा हुआ कम है। किसके ऊपर? नागौर में। बाकी सभी जगह अवसाद है, वो ऊपर बहुत बड़ी परत जमी हुई है, इसलिए माइकासीस का अपना मतलब इतना दिखाता है, इम्पैक्ट नहीं बताता। नागौर में ज़्यादा बताता है। कैसे बताता है? तो ऊंचाई के यहाँ पे थोड़ी माइकासीस ऊपर है और बाकी सभी जगह नीचे है, तो इसलिए इस माइकासीस चट्टान के आधार पर उच्च भूमि बेस क्षेत्र नाम दिया गया। और इसी का इम्पैक्ट हम देखेंगे यहाँ पे नागौर वालों के ऊपर कैसा है। देखो नागौरी उच्च भूमि हम देखेंगे, यहाँ पे हम्प बेल्ट, हम्प बेल्ट है जिसे कुब्बड़ या बांका पट्टी स्थित है। वो किसके बीच में? नागौर और अजमेर के बीच में एक बेल्ट है पूरा पूरा। पूरा का पूरा नागौर और अजमेर के बीच में एक कुब्बड़, हम्प बेल्ट, कुब्बड़ या बांका पट्टी स्थित है। इसमें सार्वधिक, इसमें क्या है? फ्लोराइड की मात्रा अधिक है इस बेल्ट में। किसकी? फ्लोराइड। फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुब्बड़ और बांका पट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं अधिक फ्लोराइड युक्त है ही है, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक है फ्लोराइड। फिर क्या है, वक्त के साथ हम जब पानी बहुत सारा मतलब सेवन करते हैं बिना फिल्टर किए हुए, तो वहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, तो अधिक ज़्यादा हम पीते जाते हैं। वक्त के साथ हमारी रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है, पहले तो ऐसे होती है, फिर वक्त के साथ ऐसे हो जाती है, तो ये कुब्बड़ पट्टी होती है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाती है, फिर दांत का समय से पहले ही ऐसे झड़ जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी बाकी हो ही जाती है, फिर भी कैल्शियम के कारण से पैर भी ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके कारण? पानी के कारण। पानी में क्या होता है? सर्वाधिक फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड क्यों होता है? यहाँ पे माइकासीस चट्टान पाई जाती है। माइकासीस चट्टान के, ये माइकासीस चट्टान है, यहाँ पे पानी भरा, मान लो यहाँ पे पानी भरा यहाँ पे, और फिर ये थोड़ी, ये तो ज़्यादा नीचे है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है केशिका
तो कैसी का तो प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो पानी में आ जाता है, पानी में आ जाता है और यहाँ पे पानी में फ्लोराइड मिल जाता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हो, सर्वाधिक खारे पानी की और मीठे पानी की कहाँ है? उदयपुर में। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। और ये याद रखना, कुब्बड़ ये बांकापट्टी, नागौर और अजमेर के मध्य है और सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। अब अंतःप्रवाह क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पे तोरावटी नदी बहती है। क्या बहती है? तोरावटी। तो तोरावटी नदी के कारण इसको अंतःप्रवाह कहा जाता है। तोरावटी नदी नहीं है, तोरावटी क्षेत्र है, सॉरी। देखो तोरावटी कांदली नदी बहती है। कांदली नदी के अफवाह क्षेत्र को कांदली नदी के अफवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावटी। यह कांदली नदी है वो अंतःप्रवाही नदी है जो सीकर एंड झुंझुनू में बहती है। इसके कारण इसको अंतःप्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। शेखावटी अंतःप्रवाह, इसके साथ में शेखावटी के साथ क्या है? अंतःप्रवाह क्षेत्र। किसके कारण? कांदली नदी के कारण लिया हुआ है। और हमने पीछे टर्म्स देखी थी, तोरावटी। तोरावटी किसे? कांदली नदी के अफवाह क्षेत्र को हम तोरावटी कहते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में। अंतःप्रवाह शब्द यहाँ से लिया गया कांदली नदी की वजह से, और उच्च भूमि माइकासिस चट्टान के कारण लिया गया है। ये दोनों कंफर्म हो गए। अब तो याद हो गए होंगे कि लूनी नदी है वो लूनी बेसिन है लूनी नदी के आधार पर, और घग्गर बेसिन घग्गर नदी के आधार पर, और शेखावटी क्षेत्र और अंतःप्रवाह किसे लिया गया? अपने कांदली नदी के कारण लिया गया। और उच्च भूमि किस? माइकासिस चट्टान के कारण लिए गए। यूं तो है नहीं कि भाई बाकी सभी क्षेत्र नीचे या नागौर ऊपर है, ऐसा नहीं है। उच्च भूमि लिया गया माइकासिस चट्टान के कारण। यहाँ पे एक और टर्म्स आती है जोड़। क्या है? एक टर्म्स आती है जोड़। जोड़ किसे कहते हैं? जो शेखावटी क्षेत्र में ना, शेखावटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं होते हैं उसे जोड़ कहते हैं। अब कच्चे और पक्के क्या होते हैं? एक बार मैं जोड़ लिखता था जोड़ के बारे में। पानी के कच्चे कुएं को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। देखो कच्चे कुएं का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मान लो ये क्षेत्र है, यहाँ पे एक बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे पूरा भराव स्थल, यहाँ से बारिश का पानी आता है और इकट्ठा हो जाता है। फिर ये 12 ही महीना चलता है, पूरे 12 महीना इसमें रहते हैं, और इस कारण इसे जोड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने बताया था, क्योंकि इसमें पानी बारिश का इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कच्चे कुआं कहते हैं, और पक्का कुआं क्या आता है? वो कुआं जब हम अंदर खुदाई करते हैं और फिर पानी का नीचे से भूमि में से पानी यहाँ से रीस के आता है। बारिश का कोई इसका नहीं होता है रोल। जो भूमि के अंदर पानी वाला है वो आता है, वो पक्के कुआं में आता है। और कच्चे कुआं कौन सा आता है? जिसमें बारिश का पानी आता है और साल भर चलता रहता है। ऐसा नहीं 2-4 महीने में खत्म हो जाए, तो उसको हम कच्चा कुआं नहीं कहेंगे। किसके? जोड़ के संदर्भ में। फिर एक टर्म्स आती है, जोड़ समझ में आ गया होगा। फिर अपनी एक टर्म्स आती है सर। अपने वाले सर नहीं, गुरुजी को हम बोलते हैं सर इंग्लिश में, वो सर नहीं है। यहाँ पे ये वाला सर है, ऐसे यार सर। देखो सर किसे बोलते हैं? मानसून, शेखावटी क्षेत्र में मानसून के दौरान निर्मित तालाब को हम क्या बोलते हैं? मानसून के दौरान निर्मित तालाब को हम बोलते हैं सर। तालाब की एक टर्म्स है कि
इसमें कम से कम 4-5 महीने पानी रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए जल्दी। ऐसे भी कई कई तालाब देखे जाते हैं कि 12 महीने भी उसमें चलता रहता है, फिर भी हम उसको टर्म से देते तालाब। तो तालाब की एक मतलब मिनी एक डेफिनेशन मान ले तो 4-5 महीने इसमें पानी रहना चाहिए। वो किसमें? मानसून के दौरान जो पानी से निर्मित जो मानसून के दौरान वर्षा होती है उसके निर्मित एक तालाब बनता है, उसे मानसून के उसे बोलते हैं तालाब कहते हैं। किसमें? शेखावटी क्षेत्र में। और तोरावटी देख ली और जोड़ देख लिया, सर देख लिया, 3 टर्म्स देख ली थी शेखावटी क्षेत्र में। फिर हम देखते हैं घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन का सबसे पहले देखें, विस्तार देखेंगे हम। देखो ये अपना 4th है घग्गर बेसिन, इसका विस्तार देखेंगे। नॉर्मली हमें पता ही है, फिर भी लिख लेता हूँ, नहीं पता हो तो भी। श्री गंगानगर, जहाँ घग्गर नदी बहती है, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। श्री गंगानगर वो हनुमानगढ़ के में वाला क्षेत्र क्या बोलते हैं? घग्गर बेसिन का क्षेत्र है। किसमें? अर्धशुष्क में। मैं बता रहा हूँ, क्या पता भूल जाओ बीच बीच में कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं। इसका एक सेंटेंस कहाँ पे है? श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़। यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, एक काठी एंड बग्गी। ये क्या होती है? काठी एंड बग्गी टर्म्स आई है। ये चिकनी एवं उपजाऊ मृदा होती है। उसे काठी या बग्गी कहा जाता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जब घग्गर नदी आगे चलती है तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या बोलते हैं? हकरा कहा जाता है। और यहाँ पे जैसलमेर और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक नाली टर्म्स आती है, नाली, जिसे नाली ऐसे लिखा जाता है नाली। तो नाली क्या है? घग्गर नाली, घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। ये हो गया अपना, ये चारों के चारों अर्धशुष्क मरुस्थल में आते हैं, हमने पढ़ लिए थे। एक बार मैं वापस बताया, लूनी बेसिन का विस्तार कहाँ है? पाली, जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और सिरोही में आता है। फिर इसकी लूनी बेसिन की विशेषता क्या है? यहाँ पे लवणीय पादप पाए जाते हैं, जो बालोतरा खासकर और बाड़मेर में। फिर आते यहाँ पे एक नया रन पाया जाता है। नया रन कहाँ पे? लूनी बेसिन में, जालोर में। रन की मैंने डेफिनेशन बताई। फिर अपनी नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, यहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? माइकासिस चट्टान के कारण। हम बेल्ट, कुब्बड़ या बाका पट्टी है, नागौर व अजमेर के मध्य है। सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है, इसके कारण एक रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। और फिर अपने आते हैं शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र। देखो तोरावटी, कांदी नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं, सिक्कर एंड झुंझुनू। फिर आता जोड़, शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं हैं, उसको हम बोलते हैं जोड़। और सर, मानसून द्वारा निर्मित तालाब को, मानसून जब बारिश होती है वहाँ पे निर्मित होते हैं तालाब, उसको बोलते हैं सर बोलते हैं। फिर आता है अपने घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन का विस्तार कहाँ? श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। और फिर यहाँ पे काठी एंड बग्गी एक टर्म्स आती है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे चिकनी एवं उपजाऊ मृदा होती है, उसे हम काठी या बग्गी कहा जाता है। श्री गंगानगर वाले और हनुमान वाले बोल क्या हुआ? काठी एंड बग्गी। तो हमें समझ आना है, अच्छा ये चिकनी एवं दोमट मृदा है। फिर यहाँ पे नाली एक टर्म्स आती है, जो घग्गर नदी बहती है उसके अफवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। और मैंने यहाँ पे ये बताया था, पाकिस्तान में जब घग्गर नदी को बोलते हैं हकरा कहा जाता है। ऐसे कैसे आप भी बना लेना मैप, और नहीं बनाओ तो ये आपके लिए लिखे हुए देख लो। अर्धशुष्क मरुस्थल की डेफिनेशन ये अभी आपके लिए है पूरे। अर्धशुष्क मरुस्थल या वागड़ प्रदेश हमने पीछे देखा था वीडियो में, याद होगा आपको। क्या है शुष्क मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल वो शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य के, अरावली हमने देखा था,
ये आप पूरी की पूरी ऐसे कट कर देना, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ये देखो, सूक्ष्म स्थल 25 सेंटीमीटर और अरावली 50 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे दो डेफिनेशन लिख सकते हो आप। 25 सेंटीमीटर वर्षा, समवर्षा रेखा, आपने ध्यान से पीछे देखा होगा तो आपको याद ही होगा। सूक्ष्म स्थल व अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश सूक्ष्म अर्ध शुष्क सेमी एरिड डेजर्ट है। 25 सेंटीमीटर वर्षा और 50 सेंटीमीटर के बीच वाला क्षेत्र। और अर्ध सूक्ष्म स्थल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था? 4 पार्ट में। देखो, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र और क्षेत्र, शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र, और घगर बेसिन, बेसिन इधर लिख लेना। ये पता नहीं टाइप पर कैसे ही टाइप कर देते हैं, नोट्स लिख के देते हैं फिर भी। क्षेत्र इसकी वजह से मैं खुद कंफ्यूज हो गया। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र और घगर बेसिन, ये हो गए अपने 4 पार्ट। फिर आता है घगर बेसिन। घगर बेसिन के बारे में देखते हैं। घगर बेसिन विस्तार कहाँ है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। आप लिख लो, मैंने अब 2 बार तो एक बार समझा दिया, दूसरी बार आप रिपीट कर दिया। ये हो गया होगा। फिर अपना नेक्स्ट है बागर, पुरानी जलोढ़ मर्दा। और बागर प्रदेश के जिले हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ड करना। बागड़ प्रदेश के जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू एंड नागौर का उत्तरी पार्ट। और इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में कुओं, कच्चे कुएं को, कौन से कुएं? कच्चे कुएं। पानी के कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? कच्चे को इस तरह भाषा में जोड़ कहा जाता है। फिर यहाँ पे सर की टर्म्स नहीं दी हुई, आप लिख लेना पीछे वाला, मैंने समझा वहाँ पे लिखी सर, तो वैसे कैसे आप लिख लेना। नागौर उच्च भूमि, कुबड़िया बांका पट्टी, और फ्लोरोसिस रोग है। ये रोग है फ्लोरोसिस, कौन सा रोग है? तो फ्लोरोसिस। यहाँ पे सार्वधिक क्या पाया जाता है? ये पट्टी है, इसके नीचे पाई जाती है। और सार्वधिक पाया जाता है फ्लोराइड, अधिक पाया जाता है। फ्लोराइड की अधिकता अधिक होती है। फ्लोराइड सार्वधिक पाया जाता है, इस कारण से फ्लोरोसिस होता है। ये भी आप नीचे लिख लेना। और सार्वधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अब समझ में आ गया खारे पानी क्यों पाई जाती है। फिर अपना नेक्स्ट है लूनी बेसिन, इसे गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। गोडवाड़ बेसिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लूनी बेसिन के आसपास क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, उसके आधार पर गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। इसका विस्तार हमने देखा था, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। विशेषतः लवणीय पादप पाए जाते हैं। फिर नैरन, जालोर, ये अपना हो गया पूरा अर्ध शुष्क सेमी एरिड डेजर्ट। हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया था। अब हम कल पढ़ लेंगे अरावली के बारे में। आप भी अच्छे से याद करना। और मैंने देखो आज इतनी सी क्लास में मैंने 3 बार रिपीट कर दिया एक ही टॉपिक को। अभी तो आपको याद हो जाना ही चाहिए, ऐसे आंखें बंद करके बस याद, मतलब याद ऐसे 3-4 बार लिख लो, एक तो मैप बना के, और आराम से याद हो जाएगा। ऐसे मैंने वो पहला
मैंने आपको समझाया था ना, वैसे आप समझ लो ये, और ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। और मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद।